चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजें जो आपके एनसीईआरटी में है, हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ब्रास एग्जाम में आ सकता है, ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का। ये दो फायदे हैं, चैप्टर डी ब्लॉक में भी आप लोगों को इस फायदा देगा। जर्मन सिल्वर किसका है, जर्मन सिल्वर है कॉपर जिंक के साथ निकल डाल दिया, तो मतलब ब्रास और जर्मन सिल्वर में डिफरेंस आ सकता है, और वो डिफरेंस है निकल का। एमसीक्यू को समझिएगा। और ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ जिंक नहीं है, उसके साथ टिन है। तो ये तीन एलॉय आपको करने हैं, एक ब्रास, एक जर्मन सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। अब मैं आपको सॉल्यूशन की एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं बच्चों, कि सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज कितने में कितना डाल रहे हो। इतना अच्छा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन मतलब F माइनस अगर 1 ppm रहता है, मतलब 10 की पावर 6 पेस्ट कोई भी ले लो आप, हरा लाल काला पीला, बट उसमें सिर्फ एक पार्ट डाल दो फ्लोराइड आयन का, तो वो बहुत अच्छा टूथ डिके को बचाने वाली आइटम बन जाती है, हमारे दांत को बचाती है खराब होने से। पर वहीं पर इतना इंपॉर्टेंट है देखो सॉल्यूशन की, एक पार्ट से अगर आप 1.5 ppm पे आ गए तो वही हमारे लिए मॉटल्ड कर देगी, दांतों को खराब कर देगी, हमारे दांतों को खराब कर देगी। और अगर उससे भी हाई कॉन्सेंट्रेशन ले लूं तो वो तो पॉइजनस हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं, सोडियम फ्लोराइड होते हैं पॉइजन, रैट पॉइजन में यूज होता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के। इसके अलावा इंजेक्शंस जो भी हमें दिए जाते हैं वो हमेशा पानी में घोल के दिए जाते हैं, जिसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं। और इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 35% सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकॉल का एंटी फ्रीज के रूप में काम करता है। एंटी फ्रीज क्या होता है बेटा, जो ठंडे प्रदेशों में जहां पर बहुत ठंड होती है वहां पर हमारा पेट्रोल जम जाता है, इंजन का जो ऑयल है वो जम जाता है, वो इंजन ऑयल ना जमे इसलिए इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीज का काम करता है 35% पे, जो फ्रीजिंग पॉइंट को -17 डिग्री सेल्सियस तक लो कर देता है। आप समझो, पानी जो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पे, वो 0 डिग्री पे फ्रीज ना होकर -17 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है यार। आप लोग इस बात को समझिए कितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले जैसे कोई भी पेपर में आ सकता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस दे दिया और बताया गया कि बताओ ये किस किस तरह का सॉल्यूशन है, या इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए अपने दिमाग को ठंडा करिए। कैम्फर हम जानते हैं सॉलिड है, और नाइट्रोजन गैस गैस है, तो ये हुआ सॉलिड इन गैस टाइप सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। या कोई क्वेश्चन कोई भी, जैसे कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, भैया कॉपर को गोल्ड में डाल दिया, कॉपर भी सॉलिड है गोल्ड भी सॉलिड है, तो वो क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का एग्जांपल हो गया। तो चार ऑप्शन आएंगे, बताओ ये सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है। तो आप लोगों को इस तरह से ध्यान करना है। एमलगम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी एमलगम आ जाता है, एमलगम मतलब मर्क्यूरी के साथ किसी चीज को डाल दिया गया है, तो एमलगम मतलब मर्क्यूरी के साथ किसी चीज को डाल दिया गया है, और मर्क्यूरी होती है लिक्विड। तो अगर सोडियम को डाला है तो ये क्या बन गया, लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेबल मस्ट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा टेबल को। इसके अलावा देखो, कई तरीके हैं सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के, कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कितने लिखे हैं देखो, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान है। जैसे मास परसेंट है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोल फ्रैक्शन है और मोलैलिटी है। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज कॉमन है। मोलैलिटी का मतलब भी समझ लीजिए, मोलैलिटी का मतलब है स्मॉल m का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, और वहीं पर कैपिटल M मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो भैया इन सब में जो मैंने ऊपर करा है, इन सब में क्या कॉमन है, इन सभी में मास है।
और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये सभी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। यहाँ से भी बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से बताओ टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। इसके बाद न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल की शुरुआत यहीं से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। परसेंट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद करके यही करना है। लेट टोटल सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। 10% है तो सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट लिखिए। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, लिखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज को यहीं पर ए अज्यूम भी कर लीजिए, और कितना परसेंट है, 10%, मतलब 10 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है सॉल्वेंट जनाब, तो लिखिए इधर सॉल्वेंट कौन है, H2O, उसको क्या अज्यूम किया है, B, वो कितना होगा, 90 ग्राम। अब इसके बाद मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन और ये सब चीजें पूछ रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, सभी में एक चीज कॉमन है, वो है Na। सीधे बस, सभी में एक चीज कॉमन है, Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाँ जी बच्चों, गिवन मास को दिखाते हैं स्मॉल w से, गिवन मास, और कैपिटल M का मतलब है मोलर मास। ए, कैपिटल M A का मतलब मोलर मास ऑफ ए। तो गिवन मास ऑफ ए, अगर आप ध्यान से देखें, ए का गिवन मास कितना है, 10 ग्राम। मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, 180 होता है। इसी से आप निकाल लीजिएगा, जो भी इसका 0.05 समथिंग आएगा, चेक कर लीजिएगा। और NB कैसे निकलेगा, गिवन मास ऑफ B अपॉन में मोलर मास ऑफ B। B का गिवन मास कितना है, 90 ग्राम बच्चों, और मोलर मास कितना है, 18। इसको डिवाइड करके आ गया 5 मोल, इसके आ गए इतने मोल। अब सबसे पहले मोल फ्रैक्शन की बारी है। काई ए का फार्मूला होगा Na अपॉन में Na प्लस NB। मैंने आपको एक चीज सिखाई है, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या सिखाया है मैंने यहाँ पर। मैंने आपको सिखाया है Na अपॉन में क्या कर देना, NB। यस, NB कर देना, पर ब्रैकेट ऐसा लिखना जरूरी है, अप्रोक्सीमेशन का निशान, क्योंकि Na हमेशा NB से बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम Na प्लस NB को NB लिख सकते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन में भाई बहुत आराम मिल जाएगा, प्लीज ऐसे कर लीजिएगा। Na कितना है, 0.05 अपॉन में 5, तो कहीं ना कहीं 0.01 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं 0.01। तो काई बी यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस काई ए आ जाएगा, और वो आ जाएगा 1.011, तो ये आ जाएगा 0.99। इसके बाद स्मॉल m निकालेंगे, Na अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कैसे निकालेंगे, कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट A को हमेशा सॉल्यूट मानिएगा, 0.05, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम है। ग्राम को मास में चेंज करने के लिए, केजी में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। कैपिटल M का फार्मूला क्या है, Na अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भैया वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए एक फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है, अच्छा वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका रखोगे, सॉल्यूशन का, जो होता है 100 ग्राम, हमने अज्यूम किया है मास। और डेंसिटी कितनी है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, डेंसिटी दे रखी है 1.2, तो ये हटाकर ये आ गया, तो इसका मतलब क्या आ चुका है, 1000 अपॉन में 12 मिलीलीटर। और इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1000 अपॉन में 12 डिवाइडेड बाय 1000, तो इससे 1 अपॉन 12 लीटर आ गया। यही वॉल्यूम एज इट इज यहां डाल दीजिए, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा एक बेसिक। इसके अलावा इस क्वेश्चन में वही चीज दोबारा आ गई, परसेंटेज ना देकर।
कह रहा है एंटीफ्रीज इतना ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम पानी में डाला गया। फोटो बनाएंगे तो बहुत सही रहेगा, इन क्वेश्चनों में ऐसी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। सीधे इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमारा ग्लाइकोल हमारा ए है, इसी को हमने सॉल्यूट माना है। ये कितना दे रखा है 22.6 ग्राम। वाटर जो हमारा बी है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो कितना है 200 ग्राम। कभी ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये सर ज्यादा है 222, ये तो ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा क्या? नहीं, सॉल्वेंट ग्राम से नहीं मोल्स से पता लगती है, मोल्स से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। देखो फार्मूला क्या दे रखा है, C2H6O2, एक कार्बन का 12 होता है, 6 हाइड्रोजन का 6 और एक ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गए 24 और 6 और 32, 62 आ गए, 62। आप लोग मेरी बात को समझिए, 62 है। तो जब हम 222 समथिंग को 222.6 को डिवाइड करते हैं 62 से, तो मोल्स आ जाते हैं 3.5 के आसपास। वहीं पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आएंगे गिवन मास अपॉन में वाटर का मोलर मास बहुत ही कम होता है, इसमें आ जाएंगे 11.11 मोल्स। देख लिया आप किसके मोल्स ज्यादा है, वाटर के ही, इसलिए यही सॉल्वेंट है। इसके बाद बाकी चीजें एज इट इज निकल जाएंगी जैसे हमने पीछे बताई। तो कभी भी ग्राम देखकर इस सौदे में मत रहिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी इसको देखकर झांसे में नहीं आएंगे हम लोग। इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या कह रहा है, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म डाल दिया गया है इसके अंदर, और क्लोरोफॉर्म का यहां पर पूछा जा रहा है कि 15 ppm इसका वो दिया गया है, पार्ट्स पर मिलियन इसका दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये जो होता है ये हमारा ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कितने, 1 मिलियन में कितना वो अमाउंट है, उसे ये बताया जाता है। ppm का मतलब यही होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं उसके, ये दर्शाता है। तो यहाँ पर 15 पार्ट्स पर मिलियन हो गए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हम लोग ले लेंगे 10 की पावर 6, क्योंकि मिलियन है, 1 मिलियन, समझिए 1 मिलियन पानी में, 1 मिलियन पानी में ppm का मतलब हुआ 15 पार्ट्स पर 15 पार्ट्स ऑफ CHCl3 इन 1 मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। मतलब अगर मास ऑफ वाटर को 10 की पावर 6 ग्राम लूंगा तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम आएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो मास परसेंट का फार्मूला होता है बच्चों, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 अपॉन में टोटल मास 10 की पावर 6 इंटू में परसेंट निकालने के लिए 100, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4। बट इसका सेकेंड पार्ट ज्यादा अच्छा है, जो मुझे लग रहा है इस बार पेपर में आ सकता है, वो ये कि मोलालिटी पूछ रहा है, और मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास
क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना है 15, और बच्चों क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होता है 119.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर ही लिख चुका हूं 10 की पावर 6, उसको ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह से आप लोगों का ये सवाल हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप कोशिश करिएगा। इसके बाद हेनरीज लॉ पे आ जाते हैं मेरे बच्चों। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर ऑफ ए मान लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन लिक्विड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन, और काइए का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, और वैसे बताऊं तो इसका मतलब होता है और सॉल्युबिलिटी। कैसे नापोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? कैसे नापोगे कि एक गैस ज्यादा सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर या कम सॉल्युबल है? उसके मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है तो कम। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे नापा जाता है? मोल फ्रैक्शन से। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाओगे मेरे बच्चों तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो KH है। तो यहां से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? मुझे जो लग रहा है 2026 में आने वाला है वो ये कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA अपॉन में काई A इज इक्वल्स टू KH। बच्चों ये जरूर ध्यान रखना, इसका मतलब काई H और K मैं लिख देता हूं दोबारा से ब्लू पेन से। मैं जो ब्लू पेन से लिख रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पता लग रहा है कि KH हेनरीज कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काई A के, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के। तो कल को अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ए गैस ए है जिसका हेनरी कांस्टेंट 35 है, और बी है जिसका हेनरी कांस्टेंट 20 है, तो बताइए कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? तो जिसका हेनरी कांस्टेंट कम है वो ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा वाले का सॉल्युबिलिटी कम है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 गैस दे दी और उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, तो आपका उनको चेक कर लेना पड़ेगा भैया KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात यहां पर जरूर कहूंगा कि सॉल्युबिलिटी मतलब वही मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितनी होगी वो टेम्परेचर के हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है। और इसीलिए जो एक्वाटिक, जो मछलियां वगैरह है, आप मुझे बताइए ना, मछली गर्म पानी में ज्यादा बेहतर फील करेगी या ठंडे पानी में? तो मैं आपको कहूंगा ठंडे पानी में। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होती है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा हेनरी लॉ की 3 एप्लीकेशन आप लोगों को रटी होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बॉटल वाली, स्कूबा डाइवर वाली, और हाई ऑल्टीट्यूड में एनॉक्सिया वाली। जिन बच्चों के पास नोट्स है वो नोट्स से ही पढ़ेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो ही इन नोट्स में से पढ़ेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जिनके पास नोट्स हैं वो तो भैया नोट्स से ही पढ़ेंगे, जिनके पास नोट्स नहीं है वो इधर से पढ़ेंगे। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन है वो ये कि एक इस बीमारी से बचने के लिए, बेंड से बचने के लिए हम आजकल क्या करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड होता है, इसको बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स हीलियम गैस का यूज करती है। हीलियम गैस 11.7% हीलियम गैस का इस्तेमाल करती है। इससे नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होती है। इसी तरह से एनॉक्सिया से बचने के लिए क्या करती है, प्रिवेंट, बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, ऑक्सीजन मास्क। तो मैंने दोनों बीमारियों से बचने का बता दिया भाई। स्कूबा डाइवर में बीमारी होती है बेंड्स की, और उससे बचने के लिए हीलियम गैस डाली जाती है, और एनॉक्सिया से बचने के लिए ऑक्सीजन का मास्क पहनता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन जरूरी हो जाता है हाइट पे। ठीक है। अच्छा, इससे एक और बात बता देता हूं, इससे एक और क्वेश्चन निकल रहा है, इससे 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ये न्यूमेरिकल मत देखना अभी, मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिल्ली में खोली और वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल कश्मीर या फिर श्रीनगर में खोली, दोनों में से झांक निकली, कौन पहले फ्लैट हो जाएगा? फ्लैट मतलब किसकी झांक पहले खत्म हो जाएगी? तो मैं आपको बताता हूं इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। बेटा हम जानते हैं ऊपर जाते हुए जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही प्रेशर डिक्रीज होगा। अब पीछे की बात बताइए हेनरीज लॉ की। अब प्रेशर अगर डिक्रीज होगा बॉस, आप समझिए, प्रेशर अगर कम होगा
तो यहाँ पर कम गैस घुली होगी श्रीनगर में। जब गैस ही कम घुली होगी तो जब श्रीनगर की कैंपा की बोतल खोलेंगे तो झाग भी तो कम निकलेगा। तो कौन जल्दी फ्लैट हो जाएगा, किसकी झाग जल्दी खत्म हो जाएगी, श्रीनगर की। दिल्ली की झाग जल्दी खत्म नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना बनाना क्यों ज्यादा बेहतर होता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है, सिंपल। अच्छा, अगर मैं दिल्ली में प्रेशर कुकर में खाना बना रहा हूँ और श्रीनगर में प्रेशर कुकर में खाना बना रहा हूँ, आप जल्द मुझे बताओ खाना जल्दी कहाँ बन जाएगा, श्रीनगर में या दिल्ली में? क्यों बताइए? देखो क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, यस प्रेशर क्या हो। हाँ, कौन बताना चाहेगा, किसने हैंड रेस किया है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ शर्मिष्ठा बताएंगे, आप बताएंगे शर्मिष्ठा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर बाहर का प्रेशर डिक्रीज है, आप समझिए मेरी बात, तो यहां पर श्रीनगर में क्या हो रहा है, बाहर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर कम है, तो वो जल्दी सीटी बच जाएगी। बाहर का प्रेशर कम है, जल्दी सीटी बच जाएगी, पर खाना उबला ही नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर दिल्ली वाला आंसर है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। अब इसको, इसके न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं सर? देखो मैं आपके सामने न्यूमेरिकल रख रहा हूं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि N2 गैस को बबल किया गया है, N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस को बबल किया गया है। किसके अंदर बबल किया गया है? 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर इसको बबल किया गया है, और उसका प्रेशर भी दे रखा है 0.987 बार। तो प्रेशर ऑफ ए आ गया 0.987 बार। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जब आप पेपर करेंगे एमसीक्यू की, तो एक एक लाइन छोड़ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा, अच्छा ए लिखा, और ए का वो भी लिखा कि ए में क्या दे रखा है, फिर एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर मान लो बी है, तो बी का ऑप्शन भी लिखेंगे साथ में क्या होगा। ये जरूर करना है आप लोगों को। तो प्रेशर ऑफ ए इज 0.987 है, ये आप ध्यान रखेंगे। N2 एक्सर्ट कर रहा है, और हेनरी लॉ क्या कांस्टेंट है? हेनरी लॉ का कांस्टेंट है KH। KH कितना है? 76.48 बार, ये है इसका आंसर KH। और कह रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप फार्मूला लगाएंगे PA इज इक्वल्स टू KH इंटू काई A। सबसे पहले PA की जगह 0.987, KH की जगह 76.48 किलो बार है। किलो बार के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में काइए, काइए की जगह हम क्या रखेंगे, Na अपॉन में Na प्लस Nb, और Na प्लस Nb को अप्रोक्सीमेटली Na अपॉन में Nb, तो Na मोल्स निकालेंगे, Nb मतलब B का मास। बेटा एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, बी यहाँ पर वाटर है, और वाटर का 1 लीटर है, और 1 लीटर वाटर 1 किलो के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम बी के मोल्स निकालेंगे, बी के मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास होगा। एक और चीज बता देता हूँ, गिवन मास क्या होगा वाटर का, 1000 ग्राम, मोलर मास कितना होगा, 18। इसको सॉल्व करके हमेशा अच्छे बच्चों को तो पता ही है 55.55 आता है, तो इसको सॉल्व करके 55.55 है, और इसको सॉल्व करके आप Na निकाल लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है H2 गैस है, टॉक्सिक गैस, यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका STP पे 0.97 है। तो STP पे प्रेशर भी हम लोग क्या लेंगे, 1 बार ले लेंगे। प्रेशर 0.987 होता है वैसे तो, प्रेशर 0.987 होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको 1 ले सकते हैं, प्रेशर आ गया। स्मॉल m दे रखा है 0.195, इसका मतलब क्या है, 0.195 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल m का मतलब यही तो होता है, हाँ जी बिल्कुल यही होता है। इसका मतलब वाटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो H2S के मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ H2S हो गए 0.195 मोल्स। अब क्या निकालना है हम लोगों को, हेनरी कांस्टेंट। Pa इज इक्वल्स टू KH इंटू का ये फार्मूला होता है, समझिए Pa दे रखा है,
काई ए का मतलब होता है Na अपॉन में Na प्लस NB, और आप Na प्लस NB को लिखेंगे NB, और Na कितना दे रखा है 0.195, और NB कितना है हमने अभी अभी पीछे बताया, वाटर 1000 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 55.55। इसको सॉल्व कर कर आप हेनरीज कांस्टेंट निकाल लेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन है सेम उसी के ऊपर ट्राई करेंगे। राउल्स लॉ आगे आ गया है। राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ जैसे वो कहता था PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पर वो गैस इन लिक्विड के लिए बोलता था, ये भी वही चीज बोलता है, बट राउल्ट लॉ एप्लीकेबल है किसके लिए? लिक्विड इन लिक्विड के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर कांस्टेंट भी अलग हो जाता है, कांस्टेंट P नॉट A हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि दोनों लिक्विड है, वहां पर तो एक गैस था एक लिक्विड था, तो अगर PA की बात करी है तो PB की भी बात करते हैं, वो भी यही हो जाएगा, और PB भी P नॉट B काई B के बराबर। एक और चीज राउल्स लॉ कहता है PT होगा PA प्लस PB, तो PA की जगह हम P नॉट A काई A, और PB की जगह P नॉट B काई B भी लिख सकते हैं। यहां पर सारी वैल्यूज यूज कर कर इस तरह से राउल्स लॉ को हम समझा सकते हैं। इसके बाद ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से ब्लू पेन उठाऊंगा और यहाँ पे 2026 लिखूंगा, क्योंकि यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है गैस इन लिक्विड है, फार्मूला ये है। राउल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड है, फार्मूला ये है। फार्मूला तीनों में देखेंगे सेम है, अंतर सिर्फ एक ही है कांस्टेंट का। यहाँ कांस्टेंट है KH, यहाँ कांस्टेंट है P नॉट, और यहाँ कांस्टेंट है PT मतलब टोटल प्रेशर। इसके अलावा एक और बात बता देता हूं, इन दोनों में काई ए और काई बी जो होते हैं वो होते हैं काई ए काई बी। यहाँ पर हम लिखते हैं काई डैश ए काई डैश बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों गैस होते हैं, गैस होते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो उन दोनों सवालों में काई ए काई बी चलेगा, इस सवाल में काई ए डैश काई बी डैश चलेगा। एक और चीज आप लोगों को ब्लू पेन से ही बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पेपर में कहेगा कैलकुलेट कॉम्पोजिशन। भैया कॉम्पोजिशन का मतलब ही है मोल फ्रैक्शन, कॉम्पोजिशन का मतलब ही है मोल फ्रैक्शन। तो कहेगा कॉम्पोजिशन निकालो तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, कहेगा कॉम्पोजिशन निकालो गैस फेज में, तो आप खुद समझ जाना राउल्स लॉ लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट ये है कि राउल्स लॉ कब हेनरीज लॉ बनेगा। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया जो शुरू में लिक्विड इन लिक्विड था, मतलब लिक्विड A और लिक्विड B को लेकर बनाया गया है एक सॉल्यूशन, तो उसमें शुरू में लगेगा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है? PA इज इक्वल्स टू P नॉट A काई A। बट मान लीजिए उनमें से एक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब गैसियस फेज में उड़ने लायक, मान लो A गैस बन गया, कुछ देर बाद वो अपने आप गैस A बन गया, जो लिक्विड A था वो गैस A बन गया, तो बाद में वो गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बन गया, हेनरी लॉ बन गया, और बाद में फार्मूला लगेगा KH इंटू काई ए। यस, तो पहले राउल्ट लॉ ही अब हेनरी लॉ बन गया, वही चीज। तो राउल्ट लॉ हेनरी लॉ बनेगा तो आप देख पा रहे हैं KH हेनरीज कांस्टेंट P नॉट A के बराबर हो जाएगा। यहां से एक बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता हुआ नजर आ रहा है कि कौन सी कंडीशन में हेनरीज लॉ का कांस्टेंट P नॉट A के बराबर होता है, मतलब कौन से केस में हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ एक जैसा काम करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। आइडियल नॉन आइडियल का थोड़ा सा खेल खेलते हैं। अगर मैंने दो चीजें मिक्स करी हैं A और B, अगर A और B को मिक्स करने पर पुराने फोर्स कौन से हैं? AA फोर्स और BB फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स सेम है तो नया बनने वाला फोर्स AB भी सेम होगा। अगर ऐसा है तो बच्चे सुनो तीन बातें। पहला, अगर पुराने फोर्स और नए फोर्स बराबर हैं
तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमने दी थी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, और प्रोडक्ट जब बना उसकी एंथैल्पी दोनों सेम होगी। तो जब मैं डेल्टा H निकालूंगा HP माइनस HR करके, तो वो तो 0 निकलेगी। यस, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर पुराने फोर्स और नए फोर्स सेम है, बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करता है किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम। अगर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड पास पास आ जाएंगे और उनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, अगर फोर्स ज्यादा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिक्विड करीब करीब आ जाएगा और वॉल्यूम कम घेरेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ओल्डर फोर्सेस और न्यूअर फोर्सेस दोनों बराबर है, न्यूअर फोर्सेस और ओल्डर फोर्सेस दोनों बराबर है, तो इस केस में वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ पाएगा। तो कल को मैं अगर कहूं मेरे पास 10 ml A है, 10 ml B है, मैंने उनका एक सॉल्यूशन बनाया है और वो 20 ml बना है एग्जैक्ट, तो तुम कहोगे इसका मतलब पुराने वाले मॉलिक्यूल जितनी जगह घेर रहे थे, नए वाले मॉलिक्यूल भी उतनी ही जगह घेर रहे हैं। दोनों का वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं है, वॉल्यूम 0 है, और इसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशन ही आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे और राउट लॉ को फॉलो करेंगे सारी कंडीशंस पे। पर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मान लीजिए फोर्सेस ए या फोर्सेस बी, पुराने फोर्सेस ज्यादा मजबूत हैं नए फोर्सेस के मुकाबले, मतलब नए फोर्स वीक हैं, ये भी कह सकते हैं हम। तो नए फोर्स अगर वीक है तो जब नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनने पर कम एनर्जी लिबरेट होगी, उतनी एनर्जी लिबरेट नहीं होगी यार जितनी हमें चाहिए थी, कम, लेस एनर्जी लिबरेट होगी। इसका मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ने में अगर एनर्जी हमने 100 दे दी तो नए बॉन्ड को जुड़ने में एनर्जी मिलेगी -70, क्योंकि नया बॉन्ड तो वीक बन रहा है। तो इसमें डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चेंज कितना आएगा, +30। मतलब ऐसे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे। दूसरा, अगर मैं डेल्टा V की बात करता हूं तो डेल्टा V भी पॉजिटिव होगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। बेटा 10 ml और 10 ml मिलाओगे आपको मेरी बात समझिए, क्योंकि नए बॉन्ड्स वीक हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो ज्यादा वॉल्यूम घेरेंगे, तो 10 ml plus 10 ml will not be equal to 20 ml, 10 ml plus 10 ml will not be equal to 20 ml. Why? Reason is same, क्योंकि नए फोर्सेस वीक हैं तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। तो कल को अगर मैंने एक एमसीक्यू बना दिया कि मेरे पास एक 10 ml A है, 10 ml B है, और मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया और वो 20.5 ml सॉल्यूशन बन गया, बताओ किस तरह का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा जगह घेर रहा है। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए अगर नए फोर्सेस मजबूत होते, FAA और FBB ज्यादा मजबूत होते, नए बॉन्ड मजबूत होते, ये कंडीशन होती सर अगर नए बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते तो क्या होता, नया बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, तो डेल्टा H नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। कल को ऐसा सॉल्यूशन आ गया, ऐसा क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन बना और टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई, बताओ किस तरह का डेविएशन दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन। वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव है, नेगेटिव डेविएशन। इसमें डेल्टा V भी नेगेटिव होगा मेरे बच्चों। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। अगर नए फोर्सेस ज्यादा मजबूत है तो नए मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, करीब आ जाएंगे, और 10 ml plus 10 ml will not be equal to 20 ml, वो कहीं ना कहीं 19.7 19.8 ml बनेगा। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक सॉल्यूशन बनते ही टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई, बताइए किस तरह का डेविएशन शो करेगा, तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। और कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 10 ml 10 ml भी मिलकर 19.8 ml सॉल्यूशन बना रहा है, तो बताइए किस तरह का डेविएशन शो करेगा, वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके बाद आइडियल के कुछ मैंने और एग्जांपल्स भी लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे, मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, जब दोनों के मास ऑलमोस्ट सेम होंगे, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमो, इथेन, ब्रोमो, जब दोनों के मास ऑलमोस्ट सेम होंगे वो आइडियल है। अगर
ये रहा नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है आइडियलिटी से तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मैंने स्लाइड प्रिपेयर करी है, आप लोगों को बताता हूँ, टिप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। बहुत जबरदस्त स्लाइड है ये, बहुत मेरी सर्चिंग लगी है स्लाइड पे कि एसोसिएशन कब होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आप सब जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, करीब कॉम्पैक्ट आ जाते हैं। तो यहां से एक बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है ये नेगेटिव डेविएशन के लिए। ये सारे पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पर इन सारे पॉइंटों में एक पॉइंट जो सबसे मेरा फेवरेट है वो ये है कि अगर कभी भी एक आइटम अल्कोहल है, नॉट फिनॉल, अल्कोहल, अगर एक आइटम अल्कोहल है तो अल्कोहल को जब मैं किसी के साथ भी डालूं, ये एक प्रो टिप है, प्रो टिप, क्या कि अल्कोहल के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही है, अल्कोहल के अंदर कुछ भी डालोगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएंगे और वो वीक बॉन्ड बनाएगा और वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो कल को कभी भी क्वेश्चन आ जाए इथेनॉल प्लस एक्स, इथेनॉल प्लस वाई, इथेनॉल प्लस जेड, इथेनॉल प्लस ए, इथेनॉल प्लस एनीथिंग विल ऑलवेज लीड्स टू पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इथेनॉल में कोई भी आइटम डालोगे तो वो इथेनॉल इथेनॉल के आपस के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगी। क्लियर कट लिखा हुआ है, alcohols which are highly associated would show positive deviation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव डेविएशन का। इसके बाद चलते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। बेटा मैं अगर आप लोगों से एजियोट्रॉप्स की बात करूं, अगर मैं आप लोगों से एजियोट्रॉप्स की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। एजियोट्रॉप्स खास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, दो खास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें दो खास बातें होती हैं। ऐसे तो लिक्विड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन बहुत तरह के हो सकते हैं, बट एक खास तरह का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें दो बातें होती हैं। एक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इनको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना सेम होता है कि हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पाते। और दूसरा, इनका लिक्विड स्टेट में एंड वेपर स्टेट, वेपर मतलब गैसियस होता है बच्चों, इन दोनों में कॉम्पोजिशन सेम होती है। बच्चों कॉम्पोजिशन का मतलब पीछे क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन इनमें सेम होता है। ये दो खास बातें बनाती है एजियोट्रॉप को। एजियोट्रॉप दो तरह की होती है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैं दोबारा उठा रहा हूं अपना ब्लू कलर का पेन, यहां पर ब्लू कलर का पेन उठा रहा हूं और यहां पर मैं लिख भी देता हूं 2026 में ये आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2026 का आ चुका है। क्या है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब ही समझ लो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। आप समझो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, समझो बेटा। जो सॉल्यूशन एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मतलब नया बॉन्ड वीक है, नया बॉन्ड वीक है। एक पॉइंट पर हम देख रहे हैं ये आइडियलिटी है, ये आइडियलिटी है, ये डेविएशन है, डेविएशन है, पर एक पॉइंट पर ये डेविएशन मैक्सिमम होगा। यहां पे कह सकता हूं मैं इस पॉइंट पर डेविएशन मैक्सिमम है, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब इस समय पर पॉजिटिव डेविएशन मैक्सिमम मतलब इस समय पर बॉन्ड सबसे कमजोर है। याद करो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जब नए बॉन्ड वीक होते हैं तो इस पॉइंट पर नए बॉन्ड सबसे वीक होंगे। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसको बॉयल करना सबसे आसान है। ये कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाता है, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह से मेरे बच्चों अगर कोई नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन बहुत ज्यादा, इसका मतलब इस समय पर बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होंगे, इस समय पर बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होंगे। इसका मतलब इस समय पर ये बॉइलिंग नहीं होगा भाई, सबसे मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इस समय पर इसका बॉइलिंग हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का क्या होता है, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। पर मैंने भैया 2026 यहां लिखा है, यहां इस पॉइंट के आगे। इसका मतलब क्या लिखा है
कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज लोअर, इसमें मिनिमम में क्या होता है, लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये रहा नीचे क्वेश्चन। इथेनॉल दे दिया 78.4 डिग्री पे, वाटर दे दिया 100 डिग्री पे, ठीक है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट दे दिए, और कह रहा है एजियोट्रॉप बॉयल हो रहा है 78.2। आप देख पा रहे हैं इन दोनों से कम, दोनों से कम, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। तो आपको पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको बोल देंगे इथेनॉल और वाटर दोनों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे हैं, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 78.4 से लेस, 78.4 से मोर, या 78.4 और 100 के बीच के। ज्यादातर 90% बच्चा बोलता है 78 और 4 के बीच में। गलत जवाब, याद रखना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में इतना इजी है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, दोनों से कम होगा, 78.4 से कम होगा, और मैक्सिमम में दोनों से ज्यादा होगा। अगर ये 84 है और ये 100 है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर होगा, दोनों से ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैंने एक डील लिख दी है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ऐसा एक दूसरा सवाल आप लोगों के सामने मौजूद है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट ए दिया हुआ है 450, पी नॉट बी दिया हुआ है 700, और कह रहा है पीटी दिया हुआ है 600। तो पीटी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, और पी ए होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, और यहाँ पर सारी वैल्यू डाल देंगे। 600, पी ए नॉट ए कितना है 450, काई ए, पी नॉट बी कितना है 700, और काई बी की जगह आ जाएगा 1 माइनस काई एस, को सॉल्व कर देंगे। और इसके बाद आखिर में कह रहा है कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज निकालनी है। कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज का मतलब बता दूं बेटा, आपको डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू काई ए डैश। याद करिए पीछे ही मैंने बताया था, गैस फेज में मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, गैस फेज में आपको काई ए डैश यूज करना है। यहाँ पर पीटी पीए, जो पीए आएगा कितना है, पीए होगा पी नॉट ए इंटू काई ए, और पीटी कितना दे रखा है, यहाँ पर पीटी दे रखा है टोटल 600, उस 600 का यूज कर लेना है, और काई ए डैश निकल जाएगा एक बार। काई ए डैश मतलब है मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट वेपर फेज। वेपर और गैस एक ही होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर पे डिपेंड करते हैं। ये टोटल 4 होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले मैंने 3 लिखे हैं। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी फिनोमिना को क्रायोस्कोपी कहते हैं, सॉरी एबिलियोस्कोपी कहते हैं। तो एबिलियोस्कोपी अगर पेपर में आ जाए कि क्या होता है एबिलियोस्कोपी, आप क्या लिखेंगे, अरे भैया बड़ी सिंपल सीधी सी बात है, जब हम किसी एनवीएस को डाल देते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसे एबिलियोस्कोपी कहते हैं। फार्मूला ये रहा। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपी। तो क्रायोस्कोपी क्या होता है, पेपर में पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्कोपी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रायोस्कोपी। तो व्हेन एनवीएस इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसेस, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे हमने क्या देखा पीछे, देखो कितना जबरदस्त एग्जांपल मैंने देखा ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, पर अगर मैंने ईटी ग्लाइकॉल डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप देख रहे थे ना, 226 ग्राम डालने पर -17 डिग्री तक, -17 डिग्री तक, मतलब जो 0 डिग्री पे जम रहा था वो -17 डिग्री, इतना डिप्रेस कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट। तो सोचो जहां पर एक मैं जगह रहता हूं जहां पर -15 डिग्री सेल्सियस है, और वहां को मैं गाड़ी में पानी डाल रहा हूं, तो भैया पानी तो जम जाएगा मेरा। पर अगर मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया, एनवीएस डाल दिया, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को -17 डिग्री तक खींच लेता है, मतलब -15 डिग्री पे पानी पानी ही रहेगा मेरे बच्चों। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना गजब की चीज पूछ रही है।
कितनी गजब की साइंस यहाँ लग रही है। इसके अलावा ये दो फार्मूले पे आप ध्यान रख लेना, ये दो फार्मूले, KF का फार्मूला है और एक KB का फार्मूला है, इस पे आप ध्यान रख लेना। ये दोनों आप लोगों को करने हैं। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है नीचे दे रखी है, ये MCQ में आ सकता है आप लोगों का। इसके अलावा आता है ऑस्मोसिस, ये भी एक डबल स्टार टॉपिक है 2026 का। ऑस्मोसिस से एक क्वेश्चन तो हेड्स ऑफ बनता है। मैं यहाँ पर चीजों को बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला ऑस्मोसिस क्या है, फर्स्ट ऑस्मोसिस क्या है, रुको आई नीड अ ऑस्मोसिस क्या है। पहली चीज, ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइट। याद रखना है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन किसके थ्रू, थ्रू SPM। SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने देता है, जो सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने देता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोग जानते हैं एनिमल स्किन, अनियन पील, आप लोग दो एग्जांपल याद करके जाइएगा। और आर्टिफिशियल में एक यूज होता है सेल्यूलोज एसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैरिचमेंट पेपर भी इंपॉर्टेंट है। सेलोफिन शीट, मैंने कईयों के नाम दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोसिस आपने पढ़ लिया। एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, मुझे चार्जर लगाना है, बैटरी लो गई मेरी। ठीक है, ये तो भैया ऑस्मोसिस हो गई एक चीज। दूसरी चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सर यहाँ पर है हम लोगों का सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर है हमारा सॉल्यूशन सपोज करो, और यहाँ है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऑस्मोसिस ऐसे जा रहा है, फ्लो हो रहा है ऑस्मोसिस, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है। यस, पर अगर आपने सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तो ये ऑस्मोसिस स्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और एक समय पर ऐसा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया जिसपे ऑस्मोसिस रुक गया। ऑस्मोसिस रुक गया क्यों, क्योंकि यहां से भी सामने से भी उतना ही प्रेशर आ गया, सॉल्यूशन से भी एक्सटर्नल प्रेशर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों रुक गया। उस प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दूसरी डेफिनेशन याद करवा दी मैंने, ऑस्मोसिस बताया, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया। तीसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करूं तो यहां से उल्टा हो जाएगा। अब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, रुख होगा, और इसे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तीन चीजें बता दी, ये तीनों चीजें पीछे लिखी हुई हैं, आप बेफिक्र रहिएगा, तीनों चीजें लिखी हुई हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे शरीर में बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड। ये ब्लड का सेल है मान लीजिए, और ये बाहर ब्लड प्लाज्मा है। अंदर है ब्लड सेल और बाहर है ब्लड प्लाज्मा। दोनों में ही NaCl होता है, और अंदर और बाहर दोनों तरफ ही 0.9% NaCl होता है। जब दोनों तरफ बराबर की रेस है, इक्वल है, तो इसमें ना तो अंदर का लिक्विड बाहर आएगा, ना बाहर का लिक्विड अंदर जाएगा। इस केस को आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोटोनिक। मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए बाहर का प्रेशर 0.9% से बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई 0.9% से, तो इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। इस केस में
ये चीज बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाने का इसका लिक्विड बाहर फ्लो करेगा, एंडोऑस्मोसिस सॉरी एक्सोऑस्मोसिस होगा और सेल श्रिंक कर जाएगी। इसका उल्टा अगर वो 0.9% से सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इसे कहते हैं हाइपोटोनिक, और इसके केस में अंदर चला जाएगा लिक्विड और सेल एक्सपैंड हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन चीजें आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। एग्जाम्पल मैंने कई दिए हैं यहाँ पर, सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान करके आप लोग कर सकते हैं। जैसे कैरेट को पानी में डाल देने से कैरेट वापस फूल जाता है, फूल मुरझा जाते हैं, ऐसे कई चीजें हैं आप लोग ध्यान कर सकते हैं। ये सब ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल के। ठीक है, प्लीज जो मैंने ये भेज रहा हूं ना स्लाइड, इसमें चाहे नोट्स हो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे वो चैप्टर 1 के अभी भेज रहा हूँ और कल सुबह एक इलेक्ट्रो करवाऊंगा, और फिर मंडे वाली क्लास में केमिकल काइनेटिक्स को डील करेंगे, और फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी हमारी खत्म। एक बड़ा बोझ निकल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के होते ही, क्योंकि आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आती है, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ठीक ठाक आती है, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं है। आप लोग प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम टेबल के हिसाब से जो मैंने भेजा है वही करिएगा, उसके हिसाब से आज चैप्टर 1 और 2 हो जाना चाहिए। अगर चैप्टर 2 नहीं होगा, कल मैं 10 से 12 इसलिए करवाऊंगा, 10:30 बजे सॉरी, तो आप लोगों का कल 12 बजे से पहले पहले कोशिश करिएगा चैप्टर 1, 2 और 10 मतलब बायोमोलिक्यूल, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल 12 बजे से पहले का टारगेट है, खत्म हो जाना चाहिए। और 12 बजे के बाद सिर्फ चलेगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स है, न्यूमेरिकल को छोड़कर थ्योरी बहुत कम है, याद कर लीजिए। चैप्टर 4 सबसे आसान है, डी ब्लॉक हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है, उसको याद कर लीजिएगा यार। नोट्स आपके पास हैं, नोट्स कल मैं रीसेंड कर दूंगा, रट लीजिएगा। कल का दिन 12 बजे के बाद सिर्फ चैप्टर 3 और 4 के नाम है। कल रात को सोने से पहले हर एक बच्चा चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 10th चैप्टर बायोमोलिक्यूल अच्छी तरह से कर ले। मंडे को मैं जब ऑनलाइन क्लास लूंगा, मैं केमिकल काइनेटिक चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स की क्लास लूंगा, वो मेरे पास छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट 2026 का आ गया कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसे मानते हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को मानते हैं। सवाल आता है क्यों? तो देखिए 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो प्रेशर मैनेजमेंट है, फार्मूला क्या है इसका, पाई इज इक्वल्स टू CRT। बच्चों सी मतलब होती है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, कैपिटल M। अब आप कहेंगे सर पहले 3 जो फार्मूले थे वो तो स्मॉल m पे थे, स्मॉल m बेटर होती है क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती। यस, बिल्कुल सही, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंड करती है हाँ, पर फिर भी अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा गिवन होता है, रूम टेम्परेचर। इसका मतलब एक बात बताइए, कैपिटल M क्यों बेकार मानी जाती थी? क्योंकि हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज होती है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। बट इन्होंने रूम टेम्परेचर फिक्स कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर में ज्यादातर, तो इससे हमारी सुविधा हो जाती है क्योंकि हमें पता लग जाता है मोलैरिटी किस टेम्परेचर पे है। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रेशर का मैनेजमेंट रूम टेम्परेचर पे होता है, और इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी यूज करते हैं, इसलिए वो बेटर बन जाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर गिवन होता है, गिवन है रूम टेम्परेचर। दूसरा, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मुकाबले इसकी मैग्नीट्यूड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, बहुत हल्की सॉल्यूशन के लिए भी बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा, ये बहुत बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, परंतु बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर जिनके मास बहुत ज्यादा होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। बहुत
लाजवाब, मैंने मिटा दिया सॉरी गलती से, 2026 का लाजवाब क्वेश्चन। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है और क्यों? 4 ऑप्शन में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीचे वही आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंजेक्शन लगाना सेफ होता है। हम जो भी इंजेक्शन लगाते हैं ना बेटा हमारे शरीर में, सारा इंजेक्शन 0.9% NaCl का ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा या इससे कम की कॉन्सेंट्रेशन में लग गया तो वो हमारे शरीर में हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक कर देगा। हमें हमारे शरीर में हमेशा आइसोटोनिक बरकरार रखना होता है, इसीलिए जितने भी इंजेक्शन इंट्रावीनसली लगते हैं उन सभी की कंडीशन है कि वो 0.9% NaCl के साथ हो। रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ। हमारे घरों में आजकल डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, मतलब नमक को रिमूव करने के लिए, गंदगी को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक यूज करने वाला SPM का नाम बताइए, तो मैंने बता दिया है, वो सेल्यूलोज एसीटेट है। ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। इसके अलावा वापस आ जाइए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स के जोर पर, न्यूमेरिकल्स, ये वाले न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कहूंगा थोड़े आसान हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स को। मैं इन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आप लोगों को स्किप करूंगा, आप लोगों को खुद करने दूंगा और आ जाऊंगा एक अहम टॉपिक पर जिसका नाम है वैन टॉप फैक्टर। अब ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कैसे इसको करेंगे, आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। वैन टॉप फैक्टर, वैन टॉप फैक्टर मतलब होता है आई, और आई से शो किया जाता है। इसके 3 फार्मूले हैं बेसिकली, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक है डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला, और एक है नॉर्मल अपॉन में एबनॉर्मल वाला। बट एक बात बताऊं, इन सबसे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमने चारों न्यूमेरिकल में आप देख पा रहे हैं, हमने आई 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 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने आई आई से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा का फार्मूला डिसोसिएशन में अलग है, डिसोसिएशन में अलग है, एसोसिएशन में अलग है। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से छोटी होती है। इसके अलावा अगर आई की वैल्यू 1 के ही बराबर है तो वो सॉल्यूशन नॉर्मली बिहेव कर रहा है, वो NVS है। कभी भी सॉल्यूशन में NVS लिखा आ जाए तो इसका मतलब वो वेंट ऑफ फैक्टर का सवाल है ही नहीं, उसमें आई की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा अगर यहां पर इसी फार्मूले में मैंने कह दिया कंप्लीट डिसोसिएशन, बच्चों कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा हमारा 100% हो गया। 100% का मतलब है अल्फा की वैल्यू 1 हो। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो वो i माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 हो जाएगा, ये n माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू i माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और फार्मूला बन गया i इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब कल को अगर क्वेश्चन आ गया एक सॉल्यूशन NaCl है और वो 100% अज्यूम कर लो डिसोसिएशन, तो उसका I की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि I की वैल्यू n होती है, और यहां पर n कितना होगा, Na और Cl का 1 और 1 2। अगर मैं कहता हूं एक सॉल्यूशन MgCl2 है, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रही है, तो I की वैल्यू 3 होगी। अगर मैं कहता हूं एक सॉल्यूशन CaSO4 है, उसकी आई की वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएशन पर 2 होगी। याद रखना CaSO4 पूरा 1 माना जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं कहूं इसका क्या होगा मेरे बच्चों, तो आप हर बच्चा आप में से जानता है ये पूरा डब्बा हमेशा 1 होता है, डब्बा नहीं टूटता सर, डब्बा 1 होता है, तो ये 1 बनेगा ये, और 4 के ये होंगे, तो आई इस केस में क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से बच्चों एसोसिएशन में ये वाला फार्मूला भी आप देखेंगे, एसोसिएशन वाला, अगर अल्फा 100% है मतलब 1 है, तो 1 माइनस आई अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एन,
उधर जाके 1/1 माइनस एन बराबर 1 माइनस आई बन जाता है, 1 से माइनस से कट जाता है, आई की वैल्यू 1/n के बराबर हो जाती है। ये आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर भी एसोसिएशन। इसका मतलब अगर ये शब्द आ जाए डाइमर, इसका मतलब आई की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अगर समझ जाइए टेट्रा एटॉमिक है, P4 है, तो आई की वैल्यू 1/4 है। ऑक्टा एटॉमिक है, S8 है, तो आई की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन कुछ एमसीक्यूज में अच्छे खासे बन रहे हैं, जो आप मन मुताबिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ना, ACl, NaCl, MgSO4, आई की वैल्यू 2 होगी सॉल्यूशन जब बहुत डाइल्यूट होगा, आई क्लोज टू 3 फॉर K2SO4, तो इसलिए वैल्यूज सिंपल है। KCl के लिए 2 हो गई, MgCl के लिए, MgSO4 के लिए भी 2 हो गई, NaCl के लिए भी 2 हो गई, इन सभी की 2 है। और अगर K2SO4 की बात करूं, K2SO4 की, तो 2K और 1 SO4, आई की वैल्यू 3 हो गई। कल को मैं कहूं भैया NH4NO3, बच्चा कंफ्यूज, अरे भैया NO3 पूरा 1 है -1, तो NH4 पूरा 1 है +1, तो 2 ही तो हो गए आई। तो इस तरह से ध्यान रखना है इन न्यूमेरिकल्स में, इन क्वेश्चंस में। अब आते हैं ये क्वेश्चन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आना तय है। ये क्वेश्चन मैंने क्लासेस में भी बहुत कराया है। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको बनानी है फोटो। मैंने ब्लू पेन दोबारा उठा लिया, आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब भैया कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज्यादा है ऐसे क्वेश्चन के। तेरा 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ले लिया, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ले लिया। आप पेपर में एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। बेंजोइक एसिड जिसका मोलर मास 122 ग्राम होता है, और इसको मैं A अज्यूम कर रहा हूं, ये भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। किस में डाल रहा हूं मैं? 25 ग्राम बेंजीन में डाल रहा हूं, जिसका मास, मोलर मास की जरूरत नहीं है इसकी, B में। अब कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, डिप्रेशन शो कर रहा है, डिप्रेशन, इसका मतलब ऑलरेडी डेल्टा TF। अब दो बातें मैं आप लोगों से शेयर करूं, दो बातें ऐसी जो सबसे ज्यादा बच्चे एरर करते हैं, मतलब कॉमनली मिस्टेक करने वाले दो बातें। पहली, अगर 1.62 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता ना, तो 1.62 केल्विन ही रहता। क्यों? क्योंकि डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस डिफरेंस होता है। कल को आ जाए डिप्रेशन, एलिवेशन, ऐसे शब्द, इसका मतलब वो डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ ही दे रखा है। डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ ही दे रखा है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो केल्विन, केल्विन आ रहा है तो डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम रखेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया एक डेल्टा टीएफ का। डेल्टा टीएफ का फार्मूला होता है, अभी हम क्या लगाएंगे ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टीएफ का फार्मूला लगाएंगे KF इंटू M इंटू आई, ये फार्मूला लगाएंगे। कई बच्चा, अगर मान लो यहाँ पे डेल्टा TF नहीं दे रखा हो, यहाँ पे एक दे रखा है TF 1-1.62 और T0F 0 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है, डेल्टा TF नहीं दे रखा, तो कभी भी हम डायरेक्ट डेल्टा TF के नीचे ये नहीं रखेंगे। T0F माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई नहीं करेंगे। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक है। तो क्या करेंगे सर, हम पहले अलग से ऐसा क्वेश्चन है तो डेल्टा TF भैया इन दोनों की मदद से अलग से निकाल लो, अलग से निकाल लो। T0F माइनस TF करके अलग से, 0 माइनस माइनस 1.62, 1.62 डिग्री सेल्सियस, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा फायदा हो गया, केल्विन माइनस कर दिया ना सर। माइनस का हमने केल्विन में बदला ही नहीं, हमने डिग्री में ही माइनस कर दिया। कोई बच्चा होगा 273.15 ऐड करेगा, नहीं भैया इतना लोड लेना ही नहीं है मुझे, बात ही खत्म। दूसरी चीज, अगर सर ऐसा होता कि यहां पर T0F पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते, अपन लोग करते पहले डेल्टा TF निकाल लेते इस फार्मूले से, फिर दोबारा से डेल्टा TF की जगह यूज करता T0F माइनस TF। मुझे ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये निकल जाएगी। मतलब कभी भी इन दोनों को एक साथ फार्मूले में डालना ही नहीं है,
मैंने ये बता दिया, सबकी बात खत्म। अब इधर हम करेंगे 1.62 इज इक्वल टू KF की वैल्यू जो भी दे रखी है उसने 4.9 इंटू में मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी का फार्मूला होता है Na अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है 2 ग्राम अपॉन में मोलर मास 122 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 25 ग्राम अपॉन में 25 और ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि वो किलोग्राम में आ जाए। इनटू में आई, यहां से आई सॉल्व करोगे 0.508 आ जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन। भैया परसेंटेज वाला सवाल आ गया, इसका मतलब दे आर कैलकुलेटिंग अल्फा। अल्फा का फार्मूला है आई माइनस वन, ना वन माइनस आई क्योंकि ये छोटा है, वन माइनस वन अपॉन एन, और यहाँ पे डाइमर शब्द आ गया। आप समझ गए कि हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.508 जो हम ऊपर से निकाल चुके हैं। 1 माइनस डाइमर की जगह हो जाता है 1/2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.998, जिसको परसेंटेज में बदलूंगा तो 99.8% आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप लोग खुद इसको जरूर कोशिश करिएगा। क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जो मैं खाली छोड़ रहा हूं इन सभी को कोशिश करना आपकी जिम्मेवारी। मैंने कहा था दो तरह के न्यूमेरिकल में मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दाव लग रहा है। एक तो वो सारे सेट ऑफ न्यूमेरिकल जो मैंने एक करवा दिया, उसके बाद वो सारे न्यूमेरिकल जो मैंने खाली छोड़ दिए हैं वो आप खुद करेंगे, वो वैसे ही होंगे सिंपल। एक ये दूसरे तरह के न्यूमेरिकल है, ये एमसीक्यूज वेंट ऑफ फैक्टर के। और मैं एक बड़े बड़े 2026 में इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं जो आज के पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने शायद डाल भी दिया था नोट। ओहो हो, ये नोट नहीं है भैया, ये 500 का नोट है। आप मेरी बात समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये डबल स्टार है, ये तो 5 स्टार है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेंट ऑफ फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट के। ये आज का नोट ऑफ द डे है, सबसे महंगा नोट। क्या भैया, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। वाह, मक्खन की तरह निकल गई बात चीरते हुए। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये अलग क्या क्वेश्चन है, द वेंट ऑफ फैक्टर। चलो पहले उसी का टॉपिक का ही कराता हूँ ना, अभी जो मैंने पूछा। देखो क्वेश्चन जैसा पाया वैसा मिल गया हम लोगों को क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। कह रहा है which of the following aqueous solution of highest boiling point। सर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, पहला क्या है NaOH है, इसका I कितना है 2। दूसरा क्या है Na2SO4 है, ओ इसका 3 क्योंकि 2 Na और 1 SO4। फिर NH4NO3, ओहो पीछे ही करवा दिया, NH4 1 और NO3 1। KNO3 है, ओहो K1 NO3 2। इसके साथ में और 3-4 डाल देता हूँ। 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज। अरे भैया ग्लूकोज सुक्रोज ये फलना ढिमका ये सब NVS है। जिसका भी फार्मूला बड़ा सा होता है ना, जिसका भी ये 1 होता है ना, वो इनका भी फार्मूला नहीं होता, उनका I1 होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इन सब का I होगा 1। तो इन सब में अंधों में काना राजा कौन है, Na2SO4। तो इसका भैया सबसे ज्यादा हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट में कहता तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता ग्लूकोज और सुक्रोज का, क्योंकि इसका आई है सबसे कम। देख रहे हैं आप, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना। फिर which of the following salt will have the same value of Van't Hoff factor। इसका Van't Hoff factor पूछ रहा है, 5 है इसका Van't Hoff factor, 4K और एक डब्बा। Al2SO4 का होल थ्राइस 2, तो Al और SO4 3 है, टोटल 5। तो भैया आ गया, इसका और इसका दोनों का सेम है, बात ही खत्म। इसमें कह रहा है किसका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये देख लेना, ये भी 0.005 m ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो सबकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है,
तो सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या क्या है? NaCl है पहला, देख रहे हैं आप NaCl। NaCl का कितना होता है? I होगा 2, इसका I 1। कैसे पता लगा? दोबारा जिसका फार्मूला बड़ा आ जाए, कार्बन वाली चीजें ज्यादातर, कार्बन सिर्फ एक CH3COH को छोड़कर, ये 2 होगा 2, क्योंकि ये CH3CO माइनस और H प्लस, इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 होता है। बाकी सारे कार्बन का C6H12O6 ऐसे बड़ी बड़ी चीज आ जाती है, C2H5OH, सबका I1 होता है, आंख बंद करके I1 होता है। इसके बाद MgI2, I कितना होगा? 3। MgSO4 I कितना होगा? 2। ओ माय गॉड, वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और पूछ रहा है मिनिमम, तो उल्टा हमें देखना है किसका ज्यादा। इस तरह से ये सवाल चलते हैं। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं एक ऐसे 0.01 मोलर NaCl, 0.05 मोलर NaCl, 0.05 मोलर K2SO4, ऐसे अगर कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो आपको फिर ये भी देखना है सबका अलग अलग निकाल के। जैसे इसी क्वेश्चन पे अगर मैं मान लो ये काट देता हूं, मैं अज्यूम करता हूँ 0.01 ही है, तो सबका अलग अलग निकालोगे। सबका अलग अलग निकालोगे कैसे सर? सर पहले वाले का डेल्टा TF इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? KF इंटू M इंटू I। तो पहले वाले का KF कितना होगा? KF तो KF ही है, सबका सेम होगा। मोलारिटी पहले वाले की 0.01 इंटू में NaCl, तो ये आ जाएगा 0.02 पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या है? KF इंटू में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.005 इंटू में उसकी एन वेक्ट क्या है? 1, तो 0.005 हो गया। तीसरे का KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.005 और उसका वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 3, तो ये हो गया 0.015, 15। चौथे का हो गया KF इंटू में 0.005 इंटू MgSO4 2 हो गया 0.010। ये आ गए हमारे पास सारी वैल्यू। तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब पूछ रहा है इसका सबसे ज्यादा डेल्टा TF सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका डेल्टा TF ज्यादा होगा उसका मिनिमम होगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। और डेल्टा TB ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा, ये आपको समझना है। तो यहाँ सबसे कम किसका है? ओ माय गॉड, सबसे कम ये है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कौन है मेरे बच्चों? सबसे ज्यादा है ये, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा है ये, तो इसका होगा सबसे कम फ्रीजिंग। हाँ जी बेटा बताइए। वो तो एसिड बन रहा है तो अलग है, डिसोसिएशन की बात। CH3COH अगर डिसोसिएट हो रहा है तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इसकी छोड़कर सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर में ही एग्जिस्ट करते हैं, मैं तो एग्जांपल दे रहा था, तो उसके लिए आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आ रहे हैं, पर ये दो क्वेश्चन भी बड़े नायाब हैं, इसको छोड़ नहीं पा रहा यार मैं इन दोनों क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन में कह रहा है वेंट ऑफ फैक्टर 0 पॉइंट, अबे कौन आया है भाई अभी सो के? 0.1 मोलर BaNO3 का होल ट्वाइस, चार्जेस समेत नहीं है। वेंट ऑफ फैक्टर दे रहा है 2.74, कह रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालो। क्या सवाल है, रद्दी सवाल। I-1 अपॉन में N-1, 2.74 -1 अपॉन में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? कौन मुझे बताएगा नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? जल्दी बता दो। यस 3 है, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब 3 है। 3 -1 तो ये हो गया, ऊपर हो जाएगा सॉल्व कर कर 1.74, नीचे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.87, मतलब 87%। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं जितने मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ना ये क्वेश्चन,
भाई साहब मेरे दिल के सबसे करीब क्वेश्चन है, मैं लिखता जा रहा हूं, मुझे जो सबसे लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिनके चांसेस हाई हैं, मतलब ये क्वेश्चन के चांसेस भैया आप समझ लो हाई एंड पर है ये, हाई एंड पर। अब कह रहा है 5% सोल्यूशन इज केन शुगर का आइसोटोनिक। अब मेरी बात को आप समझिए, इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया बात है जो समझने लायक है, वो ये कि आइसोटोनिक में क्या कंडीशन लगती है सर। भाई आइसोटोनिक में वेंट ऑफ सॉरी पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 हो जाता है, तो C1 RT बराबर हो जाता है C2 RT। अब RT से RT कैंसिल, तो आप याद करिएगा आइसोटोनिक में C1 और C2 बराबर। एक और क्वेश्चन, N1 अपॉन में V1, N2 अपॉन में V2। अच्छा इंटू I2 भी तो होगा, इंटू I1 भी तो होगा, वेंट फैक्टर भी तो होगा भाई, ये तो हम भूल ही गए। अब इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है, कह रहा है 5% केन शुगर है, कितना वेंट फैक्टर होगा, ऐसी चीजों का जिसका फार्मूला नहीं दिया होता, मैंने आपको कह दिया वेंट फैक्टर 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इंटू N1 मतलब क्या है गिवन मास, क्या है गिवन मास केन शुगर का 5% अपॉन में मोलर मास दे रखा है 342। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम परसेंट में मैक्सिमम 100 ही तो होगा, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा, ज्यादातर ऐसे ही होता है, इक्वल टू N2 गिवन मास कितना है इसका 1%, 1 अपॉन में 100, 1% मतलब 1, और अपॉन में मोलर मास निकाल रहा है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, सॉरी मैंने 100 लिख दिया था, गिवन मास 1 है और मोलर मास है x, मोलर मास है x, इनटू में इसका वेंट ऑफ फैक्टर भी 1 हो जाएगा क्योंकि उसका भी फार्मूला नहीं दे रखा उसने, अगर इधर कोई फार्मूला दे देता कि CaCl2 तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर हम अलग से लिख लेते। तो इस तरह से हम x को सॉल्व कर लेंगे, x को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से करके। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। x क्या आ गया 342 अपॉन में 5, 5 सत्ते 5 6 30, 4 2 68.4 आ गया, सीधे आंसर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BaCl2 NaCl और सुक्रोज, इन तीनों को अरेंज करना है, इक्विमोलर है, इक्विमोलर मतलब बराबर है, तो सारा मामला फैल जाता है वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर, वेंट ऑफ फैक्टर 2 3 BaCl2 का, इसका 2 और इसका 1। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको बहुत अच्छी तरह से करिए। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं, ये क्वेश्चन, हाँ 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 क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, जरा पढ़िए एक बार तो। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बना, मजा आ गया। कह रहा है 0.5 जीरो, अरे हाँ, क्या कह रहा है 0.5 मोलैलिटी दे रखी है HX की, 20% ही आयोनाइज हो रहा है, अल्फा दे दिया 20%, अल्फा दे दिया, ठीक है, अल्फा दे दिया, और कह रहा है 20% आयोनाइज है, KF है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज, निकलवा रहा है डेल्टा TF, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I, आप समझो मेरी बात, तो डेल्टा TF निकलवा रहा है, KF है 1.68, 0.5 मोलालिटी, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, कौन मुझे बताएगा वेंट ऑफ फैक्टर क्या है यहाँ पर, I माइनस 1 अपॉन में HX है, HX कैसे टूटेगा H प्लस और X माइनस में, N माइनस 1 होता है, N की जगह क्या आ जाएगा 2, दो आयंस है क्योंकि,
तो ये आ गया यहाँ पर मेरे बच्चों, 0 से 0 कट गया, 0.2 इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन में 1, तो आई आ गया 1.2, यहाँ पर डाल देंगे 1.2, सॉल्व कर देंगे, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। वाह क्या सवाल है, इतना आसान और इतना बेहतरीन सवाल। ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आज की शाम का आखिरी सवाल। इस सवाल को देखते जाइए, बहुत अच्छा है, पहले पढ़िए पढ़िए पहले सवाल को, फिर मैं करवाऊंगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केसी दे रखा है, केसी दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। केसी दे रखा है -1.86, कह रहा है 5 ग्राम डाल दिया है Na2SO4, किसमें डाला है 45 ग्राम H2O में। द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज, मतलब डेल्टा टीएफ दे रखा है -3.82 डिग्री सेल्सियस, तुम ले लोगे केल्विन, एक ही बात है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम इंटू आई। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते। एक और सवाल ढूंढ रहा था यार, वो मिल नहीं रहा मुझे। हमारे मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, वो नहीं देख पा रहा मैं अभी। तो कल मैं उसी सवाल से शुरुआत कराऊंगा। एक सवाल मुझे बहुत अच्छा है, सल्फर का है। एक सेकंड रुक जाओ, या तो मुझे एक सेकंड रुको, बस उसको करा के ना छुट्टी, हम भी थोड़ा सा फ्री रहेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन कर लिया हमने। एक क्वेश्चन होता है कुछ ऐसा भी, क्वेश्चन एग्जैक्टली पता नहीं बुकलेट में है, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कह रहा होगा कि जैसे सपोज करो कुछ सल्फर के मॉलिक्यूल कुछ में डाल देगा, और वो कहेगा सल्फर का फार्मूला निकालो, तो सल्फर का फार्मूला एक्स लेट कर लेंगे, तो सल्फर कितना डालेंगे जो भी है पानी के अंदर उसका एक्स, तो एक सल्फर का अगर मॉलिक्यूल का मास सपोजिटली 32 है, तो 32x लेके चलोगे, तो जहां जहां मोलर मास होगा वहां वहां 32x लेके चलोगे, और x निकलेगा आखिर में 8। तो इससे पता लगता है सल्फर का फॉर्मूला S8 है। ठीक है, बुकलेट में ऐसा सवाल है, देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे चांसेस है उस तरह के क्वेश्चन को आने के भी। चलिए बहरहाल इस सब बातों के साथ ही आज हमने एक बड़ा काम किया, हमने करा सॉल्यूशन चैप्टर। ये हमेशा से ही एक